देश के पहला गद्दार, एकमात्र गद्दार था जिसे 60 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। तब कलेक्टर का जो वेतन था वो 40 रुपए होता था। अंग्रेजों का मुखबिर, देश के गद्दारी करने वाला सावरकर, संघ परिवार की सरकार में वो कौन गद्दार है जिसके इशारे पर कश्मीर के 1990 में कश्मीर से गैर मुसलमानों को भगाया गया। भारत में नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर, अमित शाह की इच्छा के बगैर, मोहन भागवत की इच्छा के बगैर एक और ताकतवर इनका है, उसका नाम है इनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बगैर किसी के बाप की ताकत तालिबान की सरकार से 3000 किलो हेरोइन मंगाने की नहीं है। योगी ने के इशारे पर योगी की पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अरुण वाल्मीकि की हत्या कराई है। और मैं कह रहा हूं तालिबान से मंगाई गई इस हीरोइन पर पर्दा डालने के लिए आर्यन खान को फंसा देते हो। इच्छाधारी नाग है आरएसएस का, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब ये चाहते हैं इनका नाग बन करके वो डंक मारता है, कभी गोलियां दागता है, कभी हत्या करता है, कभी बम फोड़ता है, उसमें जेल जाता नरेंद्र मोदी। तो जेल जाने से बचने के लिए देर रात को सीबीआई के निदेशक को हटाया गया। अगर आज की तारीख में पत्रकारों ने मालिकों का कहना नहीं माना तो लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। मेरे साथ भूपेंद्र रावत हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस देश में किसी टेलीविज़न चैनल की हैसियत नहीं है कि इनसे आके बहस कर ले। मैं फिर कह रहा हूँ, 2014 से ये लोग जनता के प्रवक्ता हैं। जो सरकार चल रही है उसकी पल पल की खबर रखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के, जो भी सरकारें होती हैं उस पर नज़र रखते हैं। ऐसे ही लोगों से डेमोक्रेसी मजबूत होता है। जो आपको टीवी पर दिखाया जा रही है जो खबरें, उसकी एक एक पड़ताल करूँगा और क्या है सच क्या है झूठ खुद बताएंगे रावत जी। रावत जी, पहला सवाल, मोदी जी ने कहा है कि टाटा जमशेद ने, जो टाटा घराने के बिजनेसमैन जिन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने विवेकानंद से प्रेरणा ली थी। देखिए, मैं आपके माध्यम से देश के 139 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूँ। 3 बड़े उदाहरण दूंगा। एक तो जमशेद जी टाटा के लिए मोदी ने कहा विदेशी। नवसारी एक जगह है, छोटा कस्बा है गुजरात का, जहां 1839 में जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ। वो विदेशी नहीं, भारत के नागरिक थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 1868 में उन्होंने पहला उद्योग स्थापित किया 21,000 रुपए का। और 1863 में पैदा हुए विवेकानंद कलकत्ता में। तो 5 साल के थे विवेकानंद जिस वक्त जमशेद जी टाटा ने उद्योग स्थापित किया। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो ताजी बात आपको याद दिलाता हूं गलवान घाटी की। 15 जून 2020 का, जिस दिन चीन की सेना ने हमारे निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट कर मार डाला था और 76 जवान घायल हो गए थे। शंभू जी, लाशें झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है, हमारी सीमा पर किसी का, हमारी चौकियों पर किसी का कब्जा नहीं है। लाशें झूठ नहीं बोलती है। दूसरा झूठ, पहला झूठ कहा कि जमशेद जी टाटा विदेशी थे। दूसरी बात कही कि स्वामी विवेकानंद के विषय में झूठ बोला, सैनिकों की शहादत के विषय में झूठ बोला। और तीसरी जिक्र मैं करना चाहता हूं वो है सावरकर को लेकर के। सावरकर जेल गया था हमारे देश की आजादी की जंग में शामिल होने की हरकतों में, मैं मानता हूं। लेकिन 1911 से लेकर के 5-6 बार माफी मांग चुका सावरकर। और गांधी जी उस समय रंग भेद का आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे थे। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। फिर कहा जा रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि सावरकर माफी मांगे। आप सब लोग जानते हैं कि जेल में था सावरकर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने फोन करके कहा, व्हाट्सएप करके कहा, टेलीग्राम करके कहा, ये बताना चाहिए। मैं ये 3 जिक्र करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल जिस सावरकर को वो देश का कायर था, देश की आजादी की जंग में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाला, हमारे देश में देश के विभाजन के लिए जिन्ना को आगे लाने वाला। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे देशवासियों, देश के पहला गद्दार, एकमात्र गद्दार था जिसे 60 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। तब कलेक्टर का जो वेतन था वो 40 रुपए होता था। 40 रुपए वेतन पाता था डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर। और अंग्रेजों का मुखबिर, देश के गद्दारी करने वाला सावरकर 60 रुपए मासिक पेंशन पाता था। मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि देश के लोगों को समझना चाहिए, जो जिक्र हम करते हैं कि मोदी कितना सच बोलते हैं।
15-15 लाख रुपए देने का वादा मोदी ने किया था, वो भी झूठा। हमारे देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल वादा किया, वो भी झूठा। किसानों के लाभकारी दिन मूल्य मिलेगा, वो भी झूठा। देश के अच्छे दिन आएंगे, इस मसले पर भी झूठ बोला गया। और अब एक नया प्रपंच मैं आपको बताना चाहता हूं। ये संयोग है कि प्रयोग, इसका मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। 19 जनवरी 1990 को, जिस दिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, कश्मीर में आतंकवादियों ने कश्मीर को खाली करने का ऐलान किया। कश्मीर से लाखों परिवार पलायन कर गए थे, लेकिन मक्खन लाल बिंद्रू दवा विक्रेता ने अपनी दुकान बंद नहीं की। फिर कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है। कश्मीर में केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार बनती है। बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की जाती है। 2016 में नोटबंदी करके कहा गया आतंकवाद खत्म हो जाएगा। धारा 370 खत्म करके कहा गया आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और देश में फिर भाजपा की सरकार बनी हुई है। और 2021 में मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी जाती है। तो हमको सोचना चाहिए, जब भाजपा गठबंधन की सरकार होती है तो कश्मीर के लाखों लोगों को भगा जाता है, और 2021 में भाजपा की सरकार होती है तो मक्खन लाल बिंद्रू, जो 1990 में भी नहीं मारा गया था, तब से लेकर के अब मारा जाता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। हमारे देश में 1999 में भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार पहुंचाया जाता है, क्योंकि तब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। और अभी 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती है अफगानिस्तान में, और 16 सितंबर 2021 को 3000 किलो हीरोइन मंगाई जाती है। और कहां आती है? गुजरात में, जहां भाजपा की सरकार है, और मुद्रा पोर्ट जो अदानी का पोर्ट है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देशवासियों, वो मंगाई जा रही थी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और विजयवाड़ा के नजदीक गंगावरम पोर्ट है, वो वहां से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं से चेन्नई पोर्ट है जो 459 किलोमीटर की दूरी पर है। और विजयवाड़ा से मुद्रा पोर्ट 1774 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, संघ परिवार की सरकार में वह कौन गद्दार है जिसके इशारे पर कश्मीर के 1990 में कश्मीर से गैर मुसलमानों को भगाया गया? वह कौन गद्दार है आरएसएस की सरकार में कि मक्खन लाल बिंद्रू, जो 1990 से लेकर अब तक नहीं मारा गया था, धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद, देश में भाजपा की मजबूत सरकार बनने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उनकी हत्या कराई गई। और वह कौन देश का गद्दार है जिसके तालिबान के साथ संबंध है? भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाने का तब तालिबान की सरकार थी 1999 में। और अब हमारे देश का युवा रोजगार मांग रहा है, उसके नसों में खून, उसके खून में ड्रग्स, और मैं कहता हूं नशीला ड्रग्स घुसाने के लिए 3000 किलो हेरोइन मंगाई गई। और यही नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए आर्यन खान इसलिए जेल के अंदर है कि उसमें चरस और गांजा पकड़ा गया था 1,30,000 रुपए का। जिस आर्यन खान का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ना तो नशा करता हुआ पकड़ा गया, ना उसके पास चरस गांजा पकड़ा गया। वो जिस जहाज में बैठा था, मुंबई से गोवा जाने वाले जहाज में 1200 लोग थे, लेकिन गिनती के लोगों को पकड़ा जाता है। और पकड़ने में कौन शामिल थे? एक निजी जो जासूस है जिस पर पहले से धोखाधड़ी के मुकदमे हैं, और दूसरा भाजपा का कार्यकर्ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, ऐसे जहाज में बैठना जिसमें गांजा और चरस पीने वाले लोग भी हो, उसमें बैठ करके गलत काम किया आर्यन को। आर्यन खान के साथ अन्याय हो रहा है। और 3000 किलो हेरोइन मुद्रा पोर्ट पर अदानी के पकड़ी जाती है। और मैं तो हैरान हूं, अदालतें भी मौन है, वो एनसीपी भी मौन है। अरे एनसीपी के अधिकारियों, भड़वागिरी मत करो भैया, अगर पकड़ना है तो पहले बताओ। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं शंभू जी, भारत में नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर, अमित शाह की इच्छा के बगैर, मोहन भागवत की इच्छा के बगैर, एक और ताकतवर इनका है, उसका नाम है इनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बगैर किसी के बाप की ताकत तालिबान की सरकार से 3000 किलो हेरोइन मंगाने की नहीं है। तो तालिबान से 3000 किलो हेरोइन को मंगाने वाला हीरो इन चारों में से कौन है? वो देश का गद्दार। ये बात भी होनी चाहिए। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज लखीमपुर खीरी के विषय में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कठोर सवाल था चीफ जस्टिस रमन्ना का। उन्होंने एक बात कही,
ये 3 दिन की जो हिरासत लेकर के, रिमांड लेकर के क्या आप पूछताछ कर रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं, बिल्कुल कहता हूं। मेरा सवाल भी है, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई से 3 दिन में क्या पूछताछ हुई? सबसे बड़ी पूछताछ यह होनी चाहिए, रिमांड पर लिया जाना चाहिए था। और मैं कहता हूं जस्टिस रमन्ना, ये होना चाहिए कि उसको तब तक रिमांड पे लिया जाए, पूछा जाए कि उसने अपने पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ में किसानों के नरसंहार करने की रणनीति कब बनाई और कैसे कैसे बनाई, ये बात जनता तक आनी चाहिए। और कानून को तब तक उसको रिमांड पे दोबारा लेना चाहिए जब तक वो ये न बता दे कि अपने पिता के साथ किसानों के नरसंहार की रणनीति उसने कब बनाई थी। और जैसे ही वो अपने बाप का नाम लेता अजय मिश्रा का, तत्काल अजय मिश्रा को रिमांड पर लेकर पूछना चाहिए कि अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बिठाकर किसानों का नरसंहार कराने के लिए अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बिठाया, कि अमित शाह ने बिठाया, गृह मंत्री जो अब तड़ी पार रह चुका है, या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर बिठाया गया, ये बात भी जनता के पास आनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जस्टिस रमन्ना, तब तक हम लोग आपकी बात पर यकीन, हम बहुत सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन संशय की बात रहेगी जब तक आशीष मिश्रा के बाप की ताकत नहीं थी, अपने बाप की इजाजत के बगैर, अपने बाप की मिली भगत के बगैर किसानों का नरसंहार करता, और अजय मिश्रा के बाप की ताकत नहीं थी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी की अनुमति के बगैर किसानों का नरसंहार कराता। मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा रहा है, जमानत नहीं हो रही है, और किस तरीके से 3000 किलो हेरोइन जो तालिबानियों से मंगाई मुद्रा पोर्ट पर, अडानी जो मैं कहता हूं स्मगलिंग का अड्डा बना चुका है पोर्ट को, उस बात को दबाया जा रहा है। ठीक वही बात आज आपने देखा, अरुण है वाल्मीकि, आज वाल्मीकि जयंती के दिन का मैं जिक्र करूंगा, आगरा में महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार को डकैत बताने वाले, और फिर मैं कहना चाहूंगा आज 25 लाख की चोरी में अरुण वाल्मीकि को मराने वाला गिरोह भी एक है। इस पर भी बहुत ईमानदारी के साथ में मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से, मैं कोर्ट कचहरी और मैं इनके जो माल खाना है पुलिस थानों के बहुत बारीकी से जानकारी रखता हूं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहां अरुण वाल्मीकि की ताकत नहीं थी कि 25 लाख रुपए चोरी करके लाता। इसलिए ईमानदारी की बात यह है कि 25 लाख रुपए की डकैती के मामले की पोल खोल हो रही थी, उस पोल खोल से बचने के लिए योगी ने के इशारे पर, योगी की पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अरुण वाल्मीकि की हत्या कराई है। उस हत्या में शामिल पुलिस कर्मियों की जांच के लिए मैं तो कहता हूं नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इस बीच में यह कोई अलग बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, हाथरस में भी छोटी जोत का किसान था वाल्मीकि, जिसकी बेटी की गैंग रेप से पहले जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, और हमने देखा था शंभू जी किस तरीके से देर रात को दिल्ली से ले जाकर के उस बालिका के शव को ठिकाने लगाया गया। हर वाल्मीकि के पैर धोकर वोट मांगने का तुम प्रचंड करते हो, और वाल्मीकि की बेटी के बलात्कार के बाद, गैंगरेप के बाद उसके शव को ठिकाने लगाते हो, और अपने अपराधी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए अरुण वाल्मीकि जैसे युवा की हत्या करा देते हो। ये देश ऐसे, और आप अपने चहेते अडानी के स्मगलिंग बन चुके पोर्ट पे, अरे मैं अडानी ने मंगाई होगी हो सकता है, और मैं कह रहा हूं तालिबान से मंगाई गई हीरोइन पर पर्दा डालने के लिए आर्यन खान को फंसा देते हो, किसानों का नरसंहार करा देते हो, और नरसंहार करने वाले के सबसे बड़ा सरगना अजय मिश्रा को कुर्सी पर बिठा के रखते, उसे नहीं हटाते हो। और फिर मैं कहना चाहता हूं पूरी क्रोनोलॉजी आपके पास पूरे गंभीरता के साथ में, कि निहंगों का जो बाबा अमन सिंह जिनका की स्वागत कर था, जुलाई के अंदर एक वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर उसके साथ में बाबा का स्वागत कर रहे हैं, और वो बाबा वही है जिसने लखविंदर की हत्या का समर्थन किया था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लखविंदर को आपने अगर बेअदबी करने पर पहले हाथ काट देना, फिर जान से मार देना दूसरी सजा, फिर हाथ कटे हुए हाथ को टांगना तीसरी सजा, फिर उसके शरीर को टांग देना चौथी सजा, मैं एक अपराध की 4 सजा हो नहीं सकती है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में बैठ करके किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और पहली बार हमारे देश का अन्नदाता
अन्नदाता किसान और मजदूर एकजुट हुआ, उनके बीच में फूट डालने का षड्यंत्र करके लखविंदर की भी हत्या कर दी गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जितने लोग नरेंद्र तोमर से लेकर जितने भी लोग उस बाबा के साथ फोटो में दिख रहे हैं, उन सब का नार्को टेस्ट करा करके जांच पड़ताल कराई जाए, ताकि लखविंदर की हत्या कराकर किसान आंदोलन में फूट डलवाने वाले, और फिर मैं कहना चाहता हूं आगरा में अरुण वाल्मीकि को मरवाने वाले और 3,03,000 किलो 21,000 करोड़ की खरबों रुपए की जो हेरोइन है, फिर मैं कहना चाहता हूं छोटा गरीब परिवार से फंसा उस पर पर्दा डलवाने वाले, और कश्मीर में आतंकवाद, मैं फिर कहना चाहता हूं जो इनका क्या कहते इच्छाधारी नाग है आरएसएस का, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब ये चाहते हैं इनका नाग बन करके वो डंक मारता है, कभी गोलियां दागता है, कभी हत्या करता है, कभी बम फोड़ता है, और जब ये चीज चाहते हैं तब वो साइलेंट हो जाता है। इच्छाधारी नाग की भी जांच होनी चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे देश की सीमा भी खतरे में, संविधान भी खतरे में, क्योंकि आतंकवाद भी इनके इशारे पर चल रहा है। देश में ड्रग्स भी तालिबान से इनके इशारे पर मंगाया जा रहा है, और आपने देखा कि थानों के अंदर भी वाल्मीकि के परिवार सुरक्षित नहीं है, मारा जा रहा है, और किसानों का आपस मजदूरों को लड़वाने के लिए मजदूरों का कत्लेआम भी कराया जा रहा है, किसानों का भी नरसंहार कराया जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और देश में न्याय दिलाने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस तरीके से असंगठित किसान आज संगठित होकर के लड़ रहे हैं, मैं अपील करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, रेल बिक रही है, बैंक बिक रहे हैं, तमाम सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, उनमें काम करने वाली पूरी यूनियनें भी उठ खड़ी हो जाएं। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, उससे भी अपील करता हूं वो भी सड़क पर आए। और आप सबसे मैं अपील करता हूं कि वो पुलिसकर्मी जिन्होंने अरुण वाल्मीकि की हत्या की, 25 लाख रुपए की डकैती से बचने का षड्यंत्र किया, उसके खिलाफ भी सब लोग गोलबंद होंगे, एकजुट होंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूं स्मगलिंग में शामिल मोदी सरकार और आतंकवाद फैला रही मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे, चीन से कब्जा कराने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। एक सवाल तो लीजिए रावत जी, वो कौन एक बड़ा तबका है जो आप ही कह रहे थे, जो पढ़ा लिखा भी है, जो मीडिया पहले सीएजी कांग्रेस की भी सरकार थी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आते थे, सीएजी सीबीआई ईडी सब जगह से आवाज़ आती थी। इस सरकार के खिलाफ कहीं से क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया सवाल आपने। मैं मुझे आज भी ध्यान है कि जब हम मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, मुझे जब एक दिन के एपिसोड के लिए अन्ना उस समय हम लोग बैठे थे राजघाट पर, मैंने तब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में, तब प्रशांत भी बैठे थे और वहां पर हमने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था, जजों ने कहा हमने इतनी बड़ी रकम 1,78,000 करोड़ का घोटाला कहीं नहीं देखा। घोटाले बताकर यह सरकार सत्ता में आई है। जो आपने सवाल किया है, मैं आपको बताता हूं, पहले मैं समझता था कि आरएसएस के लोग कोई सीडी उडी बनाते होंगे। जो अभी शंभू जी का सवाल है, पेगासस जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है जो आपके वीडियो में है, मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत की न्यायपालिका में बैठे हुए अधिकतर जज, भारत के पत्रकार, भारत के नौकरशाह, भारत के व्यापारी, भारत के उद्यमी और हमारे जैसे लोग सब पेगासस के रडार पे हैं। और पेगासस में और विपक्ष के नेता भी, और फिर ये ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि वो पेगासस का ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपके मोबाइल में मिस कॉल आने के बाद कुछ भी हो सकता है, नहीं तो आपको मतलब सारे सिस्टम में बैठे लोग सबर नहीं, इसलिए डरे हुए हैं। मैं बता सारे लोग जो सिस्टम में बैठे हुए वो डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास लूपहोल्स है। नहीं, जो आपने कहा, जो 4 जज सड़क पर आए थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसमें एक जज आज की तारीख में आपको सबको मालूम है कि मिस्टर गोगोई राज्यसभा की कुर्सी में चूहा बन करके बैठा हुआ है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, लोकतंत्र खतरे में बताने वाला जज भी आज की तारीख में। और फिर मैं कहता हूं, वो मुख्य न्यायाधीश थे, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप था। अगर वो आरोप झूठा है तो आरोप लगाने वाले को जेल में डालो, और अगर आरोप सच्चा है तो राज्यसभा की कुर्सी से क्यों नवाजा, जेल में डालना था। मैं फिर कहना चाहता हूं, एक षड्यंत्र है, इनके पास ब्लैकमेल करने का पूरा तरीका है। अगर आप लोग अपने घर मतलब सारे सिस्टम में जो बैठे लोग हैं भ्रष्ट हैं, तभी ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। अरे भाई, हो सकता है कि आप अगर कहीं नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो आपके मोबाइल का आपका वीडियो बनने लग गया। अब आप इज्जतदार व्यक्ति हैं और आपका नग्न वीडियो अगर सीबीआई ईडी सीएजी सुप्रीम कोर्ट थाना पुलिस, जितने पूरा का पूरा सवर्ण समाज, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, एट्रोसिटी हो रही है, महंगाई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, एक भी सवर्ण, देखिए इस देश में तो ये मानते हैं ना कि जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, बिजनेस पर सवर्ण समाज का कब्जा है, मानते हैं।
कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। यही मायावती, अखिलेश या मुलायम सिंह या कोई दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री सीएम पीएम होता तब अभी धराधर आवाजें आती। इसकी वजह आप सिर्फ जासूसी देख रहे हैं या जाति की वजह से लोग सपोर्ट में है कि ये आरएसएस की सरकार जो है? जी, जो आपका सवाल है, पहली बार देश के अंदर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सरकार के खिलाफ खड़े हुए। पहली बार हुआ हमारे देश में। आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस बना, पूरे संसार में 4 कंपनियां जहाज बनाती हैं जो हवा में चलते हुए तेल भर सकती हैं, तेजस बनाने वाली HAL को राफेल बनाने की तकनीक को ठेके से वंचित कराने के खिलाफ मैं आपको बताता हूं, सीबीआई निदेशक मिस्टर वर्मा मुकदमा दर्ज करने वाले थे। उसमें जेल जाता नरेंद्र मोदी, तो जेल जाने से बचने के लिए देर रात को सीबीआई के निदेशक को हटाया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मीडिया को हमारे देश में तोता बनाया गया। और फिर सभी नहीं, पर जस्टिस लोया की सबने सरेंडर क्यों कर दिया है? जस्टिस लोया की हत्या के बाद, देर रात को अपना सीबीआई के निदेशक वर्मा को हटाने के बाद, मैं आपको और जिस तरीके से तोता बना दिया जस्टिस गोगोई को, जो चीफ जस्टिस रहे, तोता बनाने के बाद जजों के भी तोते उड़ रहे हैं, आला अधिकारी भी डर रहे हैं और जज भय भी हो रहा है जब जस्टिस लोया सीबीआई जो डरेगा वही ना जो भ्रष्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए जस्टिस लोया भ्रष्ट नहीं थे, बहुत ईमानदार जज थे, तड़ी पार रह चुके अमित शाह गृह मंत्री नहीं बने, हत्या हो गई ना, इसीलिए एक मिनट। लेकिन बाकी लोग जो जिंदा हैं, इतने जज हैं, इतने सीएजी में हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, ईडी में है, सब कहीं से कोई आवाज, पूरा का पूरा सवर्ण समाज इस सरकार के साथ है, उसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए नहीं नहीं, बिल्कुल समाज साथ नहीं है। ये बात मैं दावे से कहता हूं शंभू जी, हमने 2018 में संविधान सम्मान यात्रा की, 25 राज्यों के 65 दिन। मैंने बहुत डरा हुआ सहमा हुआ भारत देखा, और मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आज की तारीख में सड़कों पर हमारा किसान डटा हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा सीए एनआरसी के खिलाफ का आंदोलन, आपने देखा होगा युवाओं का अरे सर, मुसलमान दलित पिछड़ा तो है सड़कों पर। मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जो रूलिंग कास्ट है यहाँ, जो सिस्टम में है। पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते थे, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सब लेख लिखते थे, सब जगह से आवाज आती थी, अब क्यों नहीं आ रही है? जो आपने आज की तारीख में जो आपका सवाल है, 8000 से ज्यादा मीडिया पर निगरानी करने वाले मोदी गिरोह के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, और कौन सा, एक मिनट, अब आप, मैं मीडिया पर तो बाद में आऊंगा ना सर, मैं पहले आम जो आर्टिकल कहां लगेगा, कहां जगह, कोई स्पेस बताइए आप मुझे बताइए, कोई टीवी चैनल। मैं अपनी बात बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर सारा समय में चर्चा थी। मैंने दावे के साथ में कहा कि देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता और संघ का प्रचारक रह चुका व्यक्ति कभी सच नहीं बोल सकता। ये मन की बात देश के प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। ये आरएसएस के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। उसके बाद से किसी टीवी चैनल का हिम्मत नहीं पड़ता मुझे बुलाने का। एक बताइए, वो तो टीवी अखबार वाले सब जाति की वजह से सरकार के साथ हैं या डर से? नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूं। मेरे एक मित्र पत्रकार ने कहा कि हम एक चैनल जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, हम उसे मदद करेंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा, कहा ईमानदारी। मैंने कहा एक बात सुनो, राजधानी दिल्ली का मैं जिक्र करता हूं, 95% पत्रकार किराए पर रहते हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, पत्नी का भी खर्चा, खाने का भी खर्चा है। अगर आज की तारीख में पत्रकारों ने मालिकों का कहना नहीं माना तो लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। सभी लोग पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह, या आप सुनो, अभिसार की तरह यूट्यूब नहीं चला सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, और भी लोग हैं। अच्छा, मतलब तो कल सेना के आदमी कहेगा कि हम जवान से हम रक्षा नहीं करेंगे, घर भाग आएंगे। पत्रकार बने हैं तो आपकी नैतिकता है ना। हाँ, मैं आता हूं, उस मुद्दे पर आता हूं। मैं जो कह रहे, मैंने कहा कि सबसे पहले उनको लगता है कि स्कूल की फीस बच्चे की कैसे जाएगी, मकान का किराया कहां से जाएगा, घर के खाने के खर्चे। हाँ, तो झूठ बोलना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल मैक्सिमम। अब मैं बताता हूं, तो इसका मतलब इस देश का सबसे भ्रष्ट पत्रकार है। बिल्कुल सबसे ज्यादा भ्रष्ट पत्रकार है। ईमानदार शायद या जो बोलने का साहस वही कर सकता है जिसके पास कोई अल्टरनेटिव, जैसे मैं कह सकता हूं। मेरे पास क्या अल्टरनेटिव है सर? मैं तो टीवी में भी था तो सच अपने खबर बनाता था, बाहर भी। तो ये मुझे लगता है जाति की वजह से समर्थन है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं कहता हूं अभिसार खिलाफ बोलता है, पुण्य प्रसून खड़ा है, मैं कहता हूं रवीश भी बोलता है, देखिए भूमिहार भी बोल रहा है, ब्राह्मण भी बोल रहा है, मैं जाति से राजपूत। अरे सर, 1 से 5 लाख पत्रकार होंगे इस देश में, उसमें आप 3 नाम ले रहे हैं, इससे थोड़ी काम चलेगा सर। नहीं शंभू जी, मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन मैं एक बात दोबारा करना चाहता हूं कि जो मालिक के अधीन कर रहे हैं। अच्छा, सारे मालिक जाति की वजह से सरकार के साथ हैं या डर से साथ है? अब मालिकों की नहीं, डर के साथ है, डर के साथ है। मालिक को किस चीज का डर? वो तो करोड़ों अरबों में उनकी आपको मालूम है कि नहीं, पर मैं कहूंगा एनडीटीवी के मालिक को, मालकिन को रोक दिया था। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं,
ये रहा हरियाणा में अभी बहुत बड़ी घटना घटी थी और मैंने उनको एक यूट्यूब एनडीटीवी का वो भेजा एक वीडियो। उन्होंने कहा हमारे इलाके में एनडीटीवी नहीं आता। एनडीटीवी का मालिक ने भी सिलेंडर कर दिया है। एनडीटीवी को पूरे देश में नहीं दिखाया जाता। लेकिन देखिए देखो तो इसका तो मतलब ये है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो सब मीडिया मालिक है, सबके सब भ्रष्ट है, तभी तो डर रहा है ना। भ्रष्ट देखिए, फिर मैं कहना चाहता हूँ, अरे सर, जब मैं भ्रष्ट ही नहीं हूं तो मैं क्यों डरूंगा? ठीक है, आपकी बात से मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से। इसका मतलब सारा पावर सेंटर में जो सवर्ण समाज के, मीडिया में सवर्ण समाज है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सवर्ण समाज है, जुडिशियल सिस्टम में सवर्ण समाज, ये सबके सब इसका मतलब भ्रष्ट है, तभी तो डर रहे हैं। देखिए, आप ही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं साम दाम दंड भेद 4 प्रकार के तरीके हैं इस समय। मैं आपने जो कहा, आपका सवाल का जवाब है 2002 में। मैं शंभू जी के सवाल का जवाब देता हूं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद जनता कमीशन बैठा था, उसमें 2 जज थे अपर कास्ट के, जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत, और दोनों ने कहा कि ये गुजरात में तो राज कर रहे हैं, हम देशवासियों आपसे अपील करते हैं इन्हें आगे मत पहुंचाना, देश बर्बाद हो जाएगा। आप क्यों नहीं डर रहे हैं? आप क्यों नहीं डर रहे हैं? अगर सब हाँ, आपका जो सवाल है, मैं आपके माध्यम से शंभू जी के सवाल का जवाब देता हूं। मैं अगर कायर बन के रहूंगा तो मौत मुझे तब भी आनी है, और मैं फौलाद बन करके जीऊंगा, मौत मुझे तब भी आनी है। तो मैंने तय कर रखा है कि मैंने देश के किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन और पीड़ित तबके की आवाज को बुलंद करना जब तक मैं जिंदा रहूंगा। बाकी सवर्ण समाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं जो सिस्टम में बैठे हैं? बहुत लोग ने। अब देखिए, फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि यह परवरिश का भी मामला हो सकता है। शंभू जी का सवाल बड़ा सही है। मैं डेमोक्रेटिक परिवार में पैदा हुआ, सामाजिक परिवार में पैदा हुआ हूं। मेरे पिता भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। मेरे वो संस्कार है, मैं किसी भी कीमत पर जो मुझे विरासत में मिला हुआ है कि इस देश के आम इंसान, दबे कुचले तबके के लिए और देश के संविधान के लिए बचाने के लिए हमको खड़ा होना, हम उसमें डटे रहेंगे। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसकी मनोदशा नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई अकेला डरे हुए हैं, या जाति की वजह से, धर्म की वजह से उनका समर्थन है इस सरकार? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सर, 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, पहले 60 पर हंगामा मच जाता था मीडिया में। मैं भी टेलीविजन में काम करता था। नहीं, वो तो मैं जो आपने प्याज के लिए सरकार गिर जाती थी, आज 50 रुपए प्याज है। तेल के लिए सरकार गिरती थी, आज 200 रुपए तेल है। चीन घुसपैठ कर गया। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कहीं से कोई आवाज उठ रही है क्या? आपको अभी भी नहीं लगता कि ये सवर्ण, जो सिंघल ने कहा था कि 500 साल बाद सरकार बनी है इस देश में सनातनियों की? नहीं, मैं शंभू जी का जो सवाल का जवाब देता हूं। बड़े बड़े होल्डिंग लगे हर एक पेट्रोल पंप के पास, सबको वैक्सीन, मुफ्त टीका। और मैं कहता हूं उसके लिए क्या हो रहा है, एक हमारे देश का 30 रुपए लीटर का पेट्रोल, जिसका शंभू जी जिक्र कर रहे हैं, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। गैस सिलेंडर 3 गुना कीमत पर बेचा जा रहा है। कहा मुफ्त टीका लगेगा। फिर कहा विदेशों से खरबों रुपए लोन। मैं कह रहा हूं और रावत घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं? यही लोग, यही देखिए, इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या माइनॉरिटी, इनकी हैसियत नहीं है आंदोलन करने की। न तो सुनिए तो सर, न ये मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न इनको बोलने आता है क्योंकि इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। जो सवर्ण समाज है, ये बात मानते हैं कि नहीं कि इस देश पर कब्जा किसका है? हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। सवर्ण समाज का है ना? पैसा, बिजनेस में, मीडिया, जुडिशियरी, गलत सही के खिलाफ फैसले आते थे ना, आवाजें उठती थी ना इसी देश में सर। मायावती थी तो आवाजें, अखिलेश थी तो आवाजें, लालू थी तो आवाजें। इस सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि 100 रुपये पेट्रोल भी भरवाया जा रहा है, 1000 रुपये सिलेंडर भी खरीदा जा रहा है, बिजनेस भी चौपट है, स्कूल कॉलेज भी बंद है, फिर भी आवाजें नहीं उठ रही है। इसकी वजह क्या देख रहे हैं? जाति, धर्म या डर? नहीं, मैं आपको जो आपका सवाल या है, तीनों? नहीं, मैं बताता हूँ। पहली बात तो देखिए, 2 अलग बातें हैं। एक तो जो मूर्ख हैं वो ये मानते हैं कि मुफ्त टीके के कारण क्या क्या हो रहा है, 3 गुना महंगे दाम पर पेट्रोल गैस ले रहे हैं, वो विदेश से कर्ज भी दे रहे हैं, भारत की सरकारी संपत्ति भी बेच रहे हैं। हमारा ये कहने का कि सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, 3 गुना महंगे दाम पर पेट्रोल डीजल गैस दिया जा रहा है, और विदेशों से कर्ज लिया जा रहा है, क्या? मुफ्त टीके के नाम पर। एक तो ये बड़ी बेईमानी। लेकिन दूसरी बात शंभू जी, मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, अभी चुनाव है 5 राज्यों में। जो आपने कहा, इस समय जनता ने मन बना लिया, जिसकी बात आप कर रहे हैं, सवर्ण समाज के दूसरी भी तमाम लोगों ने तय कर लिया कि इस समय 3 गुना महंगी दाम पर पेट्रोल गैस बिकवा रहे। सवर्ण समाज का तो वोट ही नहीं, सवर्ण समाज तो एक पंचायत का अध्यक्ष नहीं चुना सकता है, 15% आबादी है। वो भी तय कर रहा है, उसके तय करने से क्या हो जाएगा सर? सब वोट तो 15% मुसलमान है, 15% दलित है, 20%, 50% पिछड़ा है।
70-80% तो उसका वोट है, वो जिसको वोट करेगा, जी, लेकिन अब तो उसकी वोट की भी अहमियत नहीं है, ईवीएम है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जो मैं आपको बताता हूं ईवीएम में एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बात कही, मैं ईवीएम का समर्थक नहीं हूं। आपको हाँ, अच्छा ये बताइए, आपको लगता है ये कृषि प्रधान देश है कि जाति प्रधान देश है रावत जी? आप कभी हम सवाल आपसे नहीं, पूछते नहीं थे। बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा। नहीं, जो व्यवस्था दिखती है वो जाति प्रधान मुझे दिखती है। तो कृषि- कब तक आप लोग आंख मूंदे रहेंगे जाति को लेकर? आप लोग नहीं, क्यों नहीं बहस करते हैं कि नहीं, जाति नहीं, खत्म की नहीं जाए? नहीं, देखिए ये जो आपने सवाल किया कि नहीं, अगर हम दो बातें एक सांस में नहीं कर आपको सकते। पता है रावत जी, सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ना, अगर यही कोई दलित पिछड़ा मुसलमान बोलेगा ना तो तुरंत जेल चला जाएगा। आपको प्रिविलेज है कि आप सवर्ण समाज में है, तो आप नहीं, सरकार नहीं, की आलोचना भी ये कर तो सकते ये हैं। तो आप बार बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूं। मेरा सवाल जाति का नहीं बोल सकते हैं, कोई दलित आदिवासी पिछड़ा जिस दिन बोलना शुरू करेगा ना उसको टांग देंगे लोग। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इस देश में संविधान के हक से, अधिकार से बोलता हूं। बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान ने मुझे ताकत दे रखी है। मैं जाति की ताकत पर नहीं बोलता हूं। और जब तक संविधान है तब तक किसी भी तड़ी पार या किसी की भी ताकत या किसानों का नरसंहार करने वालों की ताकत नहीं है। हमारी जुबान रोक ले, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। जब तक संविधान रहेगा मैं बोलता रहूंगा। दावा चलिए, है। इस बातचीत को खत्म करते मैं फिर कह रहा हूँ, ये कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है। जब तक इस देश में जाति नहीं खत्म होती है, जब तक इस देश में संविधान नहीं लागू होता है, हम एक बेहतर मुल्क नहीं बना पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, वो तमाम लोग जिनको लगता है कि मुसलमान टाइट है, आरक्षण खत्म करना है, इस नाम पर अगर वो संविधान को खत्म करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए अगली बारी आपकी भी आएगी। तो हम सब लोगों को, शंभू जी ने जो कहा, जो मैं बोल रहा हूं, हम सब लोगों का दायित्व बनता है जाति के इस भारत के नागरिकों का, जो भी लोकतांत्रिक ताकत और जिनका अधिकारों का हनन हो रहा है, हम सब लोग गोलबंद होकर के संविधान के द्रोहियों को हटा बाहर करें। देश की आजादी के 7 दशक बाद पहली बार संसद की चौखट के बाहर पर संविधान की प्रतियां जलाने वाले हमारे देश को, संविधान को मिटा रहे हैं। यह बात भी मैं फिर कहना चाहता हूं, संविधान को मिटाने का ही तरीका है कि 3000 किलो हेरोइन वाले को बचाया जाए और जो चरस गांजा पीने वाली जहाज में चल जाए। लंबी बातचीत हो गई है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है ये बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।